हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। शायद ही कोई स्टूडेंट होता है जो कहता है कि नहीं हमको समझ में आ गया, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है। ये क्वेश्चन जो कि है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का जो ये प्रश्न है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग इस अध्याय का जो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। आ गई बात समझ में? तो इसको जो हम लोग सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने की विधि है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास के द्वारा सिद्ध करना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विरोधाभास क्या होता है, यानी एक विरोध उत्पन्न करा के, कंट्राडिक्शन उत्पन्न करा के। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो तो आगे इसको प्रूव करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा पूरा, लेकिन पहले ही हम आपको बता दिए कि इसको जो सिद्ध करेंगे √2 को, वो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड से विरोधाभास उत्पन्न करा के हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे तो देखिए, सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसको अपरिमेय संख्या साबित करना है। ज्यादातर स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। आ गई बात समझ में? तो चलिए सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, √2 को अपरिमेय संख्या, ठीक इसके उल्टा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ, और उस प्रूफ में लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों को साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ठीक इसका उल्टा हम लोग मान लेते हैं कि √2 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या। चलिए, तो जैसे ही इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, एक बात और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि यदि आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को नहीं समझते हैं, तो पिछले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या से संबंधित जो वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं। आ गई बात समझ में? तो उनको ज्यादा हेल्प होगा यहाँ पर समझने में, ठीक ना। क्योंकि आपको स्टूडेंट अगर परिमेय संख्या कोई नहीं समझ रहा है, कोई अपरिमेय कोई नहीं समझ रहा है, कोई सहअभाज्य को नहीं समझ रहा है, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या का भी प्रयोग होगा। सहअभाज्य को नहीं समझ रहा है तो फिर उसको यहाँ समझने में दिक्कत होगी। तो बीच से, अब जैसे कोई सिनेमा ही चल रहा है, उसको बीच से देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा, शुरू से देखिएगा तब ना समझ में आएगा। आ गई बात समझ में? तो यदि आप एक स्टूडेंट है और आपको ये पूरा सीखना है, तो इससे पहले का जो वीडियो है परिमेय अपरिमेय का और सहअभाज्य संख्याओं का, को प्राइम इंटीजर्स का, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तब आपको ये काफी आसानी से समझ में आएगा। आ गई बात समझ में? देखिए, तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा याद कीजिए। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो। तो जैसे ही √2 को परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore √2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, p/q। क्या लिखेंगे? p/q, और आगे में लिख देंगे जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं। ये p और q क्या है? पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं है। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे
चलिए देखिए, अब यहाँ हम लोग लिखते हैं यदि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे P और Q में भाग देने पर √2 बराबर a बटा b, जहां a और b सह अभाज्य हैं। कुछ नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां देखिए √2 को हम लोग क्या लिखे हैं, p बटे q के रूप में लिखे हैं, यानी √2 बराबर क्या, p बटे q। इस p बटे q को कुछ देर के लिए आप 8 बटे 9 मान लीजिए। ये p बटे q जो है इसको कुछ देर के लिए क्या मान लीजिए, 8 बटे 9 मान लीजिए, ठीक ना। 8 बटे 9 नहीं, 8 बटे 12 मान लीजिए, ठीक ना। इस p बटे q को क्या मान लीजिए, 8 बटे 12 मान लीजिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, यदि p और q में ये p है ये q है, यानी 8 और 12 में p के जगह पर कौन है, 8 है, और q के जगह पर कौन है, 12। यानी यदि 8 और 12 में p और q में मतलब 8 और 12 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अब देखिए इस दोनों में 8 और 12 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो एक बात बताइए 8 का गुणनखंड कौन कौन होगा बताइए, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ठीक ना। 12 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, आगे बात समझ में, 3 भी होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है, या फिर ऐसे समझिए ना, 8 का गुणनखंडन करेंगे, 8 का गुणनखंडन करेंगे तो 8 का गुणनखंडन क्या होगा बताइए, 2 गुना 2 गुना 2। 12 का गुणनखंडन क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक ना। इस तरह से समझिए, 8 का गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 2, 12 का गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 3। अब बताइए इन दोनों में क्या कुछ उभयनिष्ठ भी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उभयनिष्ठ है, 2 गुना 2 इसमें भी है और ये 2 गुना 2 इसमें भी है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में हो, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर कहता है कि ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसमें ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। यदि एक के अतिरिक्त मतलब क्या, एक को छोड़कर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे P और Q में भाग देने पर, अब ध्यान दीजिए इन दोनों में एक के अतिरिक्त ये भी तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि 8 का एक गुणनखंड 4 भी है, 4 जो है वो 8 का भी एक गुणनखंड है और 12 का भी एक गुणनखंड है। तो 4 जो है वो 8 और 12 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया, मेरी बात आ रही है समझ में। तो 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 4 हो गया यहाँ पर। तो उससे किससे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड से P और Q में भाग देने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन था, 4 था, तो 4 से भाग दे देंगे 8 में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये जो 8 बटे 12 था अब ये क्या बन गया, 2 बटे 3 बन गया, ठीक ना। P और Q में भाग देने पर अब जो ये √2 है, अब ये √2 P बटे Q नहीं होके क्या बन गया, A बटे B बन गया। यानी पहले जो ये 8 बटे 12 था अब वो 2 बटे 3 बन गया। अब आई बात समझ में, समझ गए इस बात को। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 8 बटे 12 है, अगर √2 का मान 8 बटे 12 है और 8 12 में कुछ कटने उठने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 काट कूट के सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में, इस रूप में लिख देंगे कि अब ये 2 और ये 3 कटने वाला नहीं है। आगे बात समझ में, इस लाइन का यही मतलब हुआ। यदि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे P और Q में भाग देने पर, ये गणितीय भाषा हो गई। इसी को अगर सरल भाषा में, सिंपल भाषा में ऐसे कहेंगे तो ये जो P बटे Q है, इस P और Q में अगर कुछ भी कटने कुटने वाला है ऊपर नीचे अंश और हर में, P और Q में, समझ रहे बात को, तो उसको काट कुट के हटा देंगे और उसके जगह पर फ्रेश नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, A बटे B लिखेंगे। अब आई बात समझ में, कोई दिक्कत। यानी कि 8 बटे 12 में जो कटने उठने वाला था, 4 कटने वाला था, तो उसको हटा दिए, क्या बच गया, 2 बटे 3 बच गया। तो यहाँ पर हम 2 बटे
3 लिख दिए। तो जैसे यहाँ पर P बटे Q में कुछ कटने उठने वाला था तो उसको काट उठ के हटा के क्या लिख दिए, A बटे B लिख दिए। समझ गए, कोई प्रॉब्लम? अब एक बात बताइए, अब इस 2 और 3 को आप काट के और सरलतम रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक। तो ये 2 और 3 जो है, ये 2 और 3 क्या हुआ, सह अभाज्य हुआ। क्या हुआ, सह अभाज्य। इस चीज को समझिए, ये बहुत जरूरी चीज है, सह अभाज्य। इसको अगर नहीं समझिएगा तो ये पूरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सह अभाज्य मतलब साथ साथ अभाज्य है, यानी 2 और 3 में अब एक को छोड़कर और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ A और B, ये जो A और B है, ये A और B क्या है, सह अभाज्य है। यानी A और B जो है वो अब किसी भी और संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? A और B क्या है, सह अभाज्य है। A और B अब पूरा पूरा किसी भी पूर्णांक से, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे ये 2 और 3 अब नहीं विभाजित होगा, अब नहीं कटेगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ 8/12 कटने कुटने वाला था तो उसको काट उठ के हटा दिए, ठीक ना। अब जो ये 2/3 बचा, अब ये नहीं कटेगा। उसी तरह यहाँ P बटे Q हो सकता था कि कट जाए, कुछ कटने उठने वाला हो ऊपर नीचे, तो उसको काट उठ के हटा दिए और उसको क्या लिख दिए, A बटे B लिख दिए। और ये भी लिख दिए कि अब जो ये A और B है ये सहभाज्य है, अब ये किसी से नहीं कटेगा, एक को छोड़कर। एक से तो सब में भाग लग जाता है ना, इसलिए एक को छोड़कर अब वह किसी चीज से विभाजित, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ये A और B सह अभाज्य का मतलब यही होता है, को प्राइम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे बात समझ में आता है? कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ √2 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, कोना कोनी गुना। A को इस 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 A होगा। इस B को इस √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2 गुना B भी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों ओर वर्ग करने पर इधर हो जाएगा A का स्क्वायर, ठीक ना, इधर हो जाएगा √2B का स्क्वायर। समझ गए? इधर क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, इधर हो जाएगा √2B का होल स्क्वायर, ठीक ना। A स्क्वायर तो A स्क्वायर ही रह जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और B का स्क्वायर B स्क्वायर। यहां तक समझ गए? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए, एक बात हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि पीछे की वीडियो को देखना जरूरी होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक पीछे की चीजों को नहीं समझेंगे इसको नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर, अब उन्हीं लोगों को ये समझ में आएगा जो लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ चुके हैं। जो लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं उनको अब यहाँ पर समझ में आएगा, जो लोग नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगी। इसलिए पीछे के वीडियो को देखिए, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, याद कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। याद है, A बराबर BQ प्लस R, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। याद है कि नहीं है, बताइए। यानी 2 से 8 में अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 4 बार में लगाएंगे, शेषफल यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। वैसी ही परिस्थिति यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर ये A स्क्वायर क्या है, भाज्य, यानी कि A का काम कर रहा है, ये 2 भाजक का काम कर रहा है, ये B स्क्वायर भागफल का काम कर रहा है, और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। इसका मतलब किससे भाग लग रहा है, 2 से। किस में भाग लग रहा है, A स्क्वायर में, ठीक ना। भागफल B स्क्वायर, शेषफल 0। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, शेषफल तो यहाँ पर 0 है। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से A स्क्वायर में पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए अब कैसे हम समझेंगे पूरा पूरा भाग लग रहा है, शेषफल 0 है यहाँ पर, हम लोग इस बात को जानते हैं यहाँ से, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अगर पढ़ चुके हैं तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, इस 2 से इस A स्क्वायर में क्या हो रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ यहाँ 2A स्क्वायर को विभाजित करता है,
इसलिए 2 a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अब इस बात को समझिए, इसका क्या मतलब हुआ। ये जो 2 है ये a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए a को भी विभाजित करेगा। देखिए a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ये ना है, यानी कि ये 2 जो है ये a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो एक काम कीजिए, आप कोई नंबर ले लीजिए, a के जगह पर कुछ भी ले लीजिए, मान के चलिए आप 8 का स्क्वायर ले लीजिए। अब बताइए इस 2 से इस 8 के स्क्वायर में भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 2 से अगर 8 के स्क्वायर में भाग लगेगा तो क्या इस 2 से इस 8 में भाग नहीं लगेगा? ऐसा संभव है? 8 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 64, ठीक ना? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया ऐसे समझिए, लीजिए 36। बताइए 2 से 36 में भाग लगेगा कितना बार में? 18 बार में भाग लगेगा। तो 2 से 36 में भाग देंगे तो कितना होगा? 18 होगा। समझ गए? तो ये जो 36 देख रहे हैं, ये 36 दरअसल क्या है? ये 6 का स्क्वायर है। तो 2 से अगर 36 में भाग लग रहा है तो 2 से 6 के स्क्वायर में भाग लग रहा है। 36 का मतलब 6 का स्क्वायर। तो 2 से 6 के स्क्वायर में भाग लग रहा है, तो क्या इस 2 से इस 6 में भाग नहीं लगेगा? निश्चित रूप से लगेगा। आई बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से a स्क्वायर में भाग लग रहा है, जैसे 2 से 64 में भाग लग रहा है, 64 मतलब क्या? 8 का स्क्वायर। तो 2 से अगर 8 के स्क्वायर में भाग लग रहा है यानी 64 में भाग लग रहा है, तो निश्चित रूप से 2 से 8 में भी भाग लगेगा। जब तक 8 में भाग नहीं लगेगा तो 8 के स्क्वायर में कैसे भाग लगेगा बताइए? एक बात समझिए, 8 का स्क्वायर मतलब क्या? 8 का स्क्वायर कुछ अलग चीज थोड़े है। उसका मतलब ये 8 गुना 8, ये जो स्क्वायर 2 देख रहे हैं, पावर 2 देख रहे हैं, इसका मतलब होता है क्या? उसका मतलब वहां 2 कुछ थोड़ा ही है। ये 2 तो ये डिनोट कर रहा है कि यही 8 जो है वो 2 बार आएगा। तो 8 के स्क्वायर में 2 तो कुछ है ही नहीं, 8 ही 2 बार आया है। समझ रहे मेरी बात को? तो यदि 2 से 8 का स्क्वायर विभाजित है तो बिना 8 विभाजित हुए 8 का स्क्वायर विभाजित हो जाएगा क्या? समझ रहे मेरी बात को? तो अगर 2 से 8 का स्क्वायर विभाजित है यानी 64 विभाजित है तो 8 भी विभाजित होगा। कुछ भी रख कर देखिए ना, अगर 2 से 5 का स्क्वायर विभाजित है, यदि 2 से 5 का स्क्वायर विभाजित है तो 2 से 5 भी विभाजित होगा। तो अब आप एक बात बताइए, तो 2 से 5 का स्क्वायर यानी कि 25 विभाजित है? नहीं है। तो 2 से 5 विभाजित नहीं हो रहा, ठीक ना? मेरी बात आ रही है समझ में? 2 से अगर 3 का स्क्वायर 9 विभाजित नहीं है तो 3 भी विभाजित नहीं है। लेकिन 2 से अगर 4 का स्क्वायर 16 विभाजित है तो 2 से 4 भी विभाजित होगा। अब समझ गए? कोई प्रॉब्लम? तो चलिए इसी बात को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, यहाँ 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। इस बात को समझ गए? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अच्छा यहां देखिए, यहां पर 2 से 6 के स्क्वायर में भाग लगा था, 2 से 6 के स्क्वायर में भाग लगा था, तो यही 2 जो है इस 6 को भी विभाजित किया था। तो ये जो 2 इस 6 को विभाजित करेगा तो कितना बार में करेगा? 3 बार में करेगा। तो ठीक उसी तरह यहां देखिए, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये जो 2 है ये इस a के स्क्वायर को विभाजित करता है, a के स्क्वायर को। तो ये 2 अगर a के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो ये 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, 2 a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 2 जो है ये 2 ये मान के चलिए ये a है और ये 2 है, ठीक ना? तो ये 2 इस a को विभाजित तो करेगा, लेकिन कितना बार में करेगा? 2 बार में, 4 बार में। जैसे ये 2 यहाँ 6 को विभाजित तो किया, लेकिन कितना बार में? तो 3 बार में, 3 बार में किया ना। उसी तरह ये 2 जो है इस a को विभाजित करेगा, ये बात तो तय है, लेकिन कितना बार में करेगा? 2 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 10 बार में, वो तो पता नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? C मान लेते हैं, ठीक ना? आगे बात समझ में?
चलिए आगे में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माना। ये मान लिए हैं हम कि 2 जो है a को तो विभाजित करेगा, ये बात तो तय है, लेकिन कितना बार में विभाजित करेगा, ठीक ना, तो c बार में विभाजित करेगा। कोई प्रॉब्लम? या ऐसे ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं माना a बराबर 2c, ठीक ना, माना कितना, a बराबर 2c, जहां c कोई पूर्णांक है, जहां c कोई क्या है, पूर्णांक है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब इस चीज को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चल, यहाँ जगह की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम लोग अब इस पार, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे। आप लोग नीचे भी लिखते जा सकते हैं यदि आपके पास स्पेस है तो। चलिए, a बराबर कितना हुआ बताइए, 2c। तो ये जो a का मान 2c है, उसको समीकरण 1 में a के जगह पे रखना है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अब रखिए a का मान समीकरण 1 में, ये समीकरण ये है, यहाँ क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर, और a का मान कितना है, 2c, ठीक ना। तो सबसे पहले तो a के ही जगह पे क्या लिखा जाएगा, 2c लिखा जाएगा। ये तो a के जगह पे है, उस पर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ 2c का भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये तो सिर्फ a के जगह पर 2c लिखेंगे, ऊपर का स्क्वायर तो लिखना ही नहीं पड़ेगा हम लोगों को। फिर 2b स्क्वायर है, तो इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। बताइए, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। 2 से भाग दे दीजिए दोनों तरफ, तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा इस बार, b स्क्वायर। ऐसे काट भी सकते हैं, 2 से इस 4 को 2 बार में इस तरह से काट दीजिए। समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, ये 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऐसा लिख सकते हैं, b स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, 2c स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? मेरी बात समझिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2c स्क्वायर, 2 चीज है, एक है 2c स्क्वायर, दूसरा है b स्क्वायर, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ भी तो वही चीज लिखा हुआ है, एक है b स्क्वायर, एक है 2c स्क्वायर, दोनों क्या है, बराबर है। सिर्फ अदला बदली की है, b स्क्वायर को इस पार लिख दिए, 2c स्क्वायर को उस पार लिख दिए, बस इतना ही किया गया है। कोई दिक्कत? समझ गए इस बात को? चलिए, अब कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि नहीं, ये 2c स्क्वायर उस पार जाएगा तो माइनस होगा, ऐसा भी बहुत लोग सोच रहे होंगे। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये 2c स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ये b स्क्वायर भी तो इस पार आएगा तो माइनस होगा, और वापस से ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर जहां थे वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए बताइए? इसलिए हम लोग जब इंटरचेंज करते हैं, दोनों को इधर से उधर करते हैं, तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, जो साइन है वही साइन रहेगा। यहां तक समझ गए? अब देखिए, इस स्थिति को और इस स्थिति को मिलाइए, दोनों एक ही जैसी स्थिति है। देखिए, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से a स्क्वायर में भाग लग रहा था, तो बताइए यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 से किस में भाग लग रहा है, b स्क्वायर में भाग लग रहा है, कितना बार में, c स्क्वायर बार में। तो एक बात बताइए, जब 2 से b स्क्वायर में भाग लग रहा है, तो बिना b में पूरा पूरा भाग लगे हुए b स्क्वायर में भाग लगना संभव है 2 से? समझ रहे मेरी बात को? यही चीज हम लोग फिर से अब यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो 2 है, ये 2 इस b स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करता है। ये 2 क्या करता है, b स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करता है। हम लोग इसी लाइन को फिर से यहाँ दोहराएंगे, यहाँ 2b स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। इसलिए
इसलिए 2b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कहां पर सवाल बन रहा है, बन क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका सवाल हो गया, प्रूव हो गया। ये प्रूव हो चुका है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब कहिएगा कि कैसे प्रूव हो गया, ठीक ना। देखिए ध्यान से यहाँ क्या हुआ। 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 2b² को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक ना। अब गौर से देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ 2b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक ना। अब गौर कीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 से a में भी पूरा पूरा भाग लग रहा है और 2 से b में भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक है। अब गौर कीजिए यहाँ पर, याद कीजिए शुरू में जब हम लोग √2 को 8/12 माने थे, 4 से काटे थे 8 और 12 दोनों को, तो 2/3 लिखे थे। ये 2 और ये 3 अब कटने वाला था किसी चीज से नहीं कटने वाला था। उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ पर भी माने थे कि a और b क्या है, सह अभाज्य है, यानी साथ साथ अभाज्य है, एक साथ वो कभी विभाजित नहीं होगा। लेकिन अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 2 है ये a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक ना, और वही 2 जो है वो b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इसी बात को लिख देते हैं लैंग्वेज में, ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ a और b सह अभाज्य है। ये जो a और b है, ये a और b क्या है, सह अभाज्य। a और b क्या है, सह अभाज्य, और 2 से पूर्णतः विभाजित भी है, ठीक ना। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो साथ साथ विभाजित नहीं होगा, एक को छोड़कर। a और b जो है वो एक को छोड़कर और किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। और 2 से पूर्णतः विभाजित भी है, ठीक ना, सहअभाज्य भी है और 2 से पूर्णतः विभाजित भी है। यहाँ देखिए 2 से a विभाजित है और यहाँ 2 से b विभाजित है, 2 से a भी विभाजित है और 2 से b भी विभाजित है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य भी है, ठीक ना, और 2 से पूर्णतः विभाजित भी है। तो बताइए, तो क्या ये विरोधाभास नहीं हुआ? इसी को तो विरोधाभास कहते हैं। सॉरी, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह जो विरोध उत्पन्न हुआ कि यहाँ सहअभाज्य कह रहे हैं और साथ ही साथ 2 से विभाजित भी हो जा रहा है, तो ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। त्रुटिपूर्ण का मतलब क्या, गलत, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। और कौन सी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ? तो वह गलत कल्पना हमारी ये थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ जो हम लोगों ने माना था, ये जो माना था √2 को परिमेय संख्या, इसी गलत कल्पना के कारण ये विरोध उत्पन्न हुआ। ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ यहाँ पर, विरोधाभास कि a और b सहअभाज्य भी है और 2 से पूर्णतः विभाजित भी है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। और क्या गलत कल्पना थी? तो वह गलत कल्पना थी हम लोगों की, जो शुरू में हम लोगों ने ये मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। यही हमारी गलत कल्पना थी। इसी गलत कल्पना के कारण यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ। समझ गए बात को?
अतः स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को कहते हैं विरोध उत्पन्न करा के सिद्ध करना। यानी कि पहले मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, फिर उसको सॉल्व किए, मैथमेटिकल रूल रेगुलेशन के हिसाब से सॉल्व करते गए, और सॉल्व करते करते हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न करा दिया। और जैसे ही विरोध उत्पन्न करा दिया, तो जैसे ही विरोध का आभास हुआ, तो हम लोग अपने जो कल्पना थी उसको फिर सही करके लिखते हैं कि हमारी जो वो गलत कल्पना थी उसके कारण ये विरोध उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह सही नहीं है। और √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? इस बात को समझ गए? बहुत सारे स्टूडेंट इस सॉल्यूशन को नहीं समझ पाते हैं, ठीक ना? तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम, इसके एक एक लाइन में कहीं पर भी, एक एक शब्द में कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना? ले लिए? चलिए अब हम लोग अगला उदाहरण सॉल्व करते हैं, जो है उदाहरण 9, ठीक ना? यानी कि हम लोगों को सिर्फ यहां पर लिखना है उदाहरण 9। उदाहरण 9, उदाहरण 9 में क्या है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ अगला जो क्वेश्चन है वो है एग्जांपल 9, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, यदि हम लोग एक बार √2 को सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय, तो बार बार √3, √5, √7 को सिद्ध करने के लिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम लोगों को करना क्या है, यहाँ 2 के जगह पर क्या कर देंगे? 3, यहाँ 2 के जगह पे 3। अब देखिए यहाँ कहीं 2 है, यहाँ है, यहाँ 2 के जगह पे क्या आ जाएगा? 3, यहाँ भी 2 के जगह क्या आ जाएगा? 3, यहाँ भी 2 के जगह 3, यहाँ भी 2 के जगह 3, ठीक ना? फिर यहाँ 2 के जगह क्या कर देंगे? 3, यहाँ भी 2 के जगह 3। आ रही बात समझ में? जैसे √2 को साबित किए, बस 2 के जगह पर 3 कर दीजिए, √3 साबित हो जाएगा। यहाँ भी वही लिखेंगे, यहाँ 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? 3, इधर तो और कहीं कुछ नहीं है। फिर यहाँ 2 की जगह पर 3, यहाँ भी 2 की जगह पर 3, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ 3 ही रहेगा। इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे 3, और फिर यहाँ लिखेंगे 3, ठीक ना? जहां जहां 2 था वहां 3 हो जाएगा, बस हो गया। बस इतनी ही सी बात है। फिर नीचे भी आप चेंज कर सकते हैं, a और b सहभाज्य है और 3 से पूर्णतः विभाजित भी है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः स्पष्ट है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मोटा मोटी कहने का मतलब यह है कि यदि आपको √3 को सिद्ध करना है, तो सिर्फ यहाँ पर 2 के जगह पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अगर आपको कहेगा कि √5 को सिद्ध करके दिखाइए, अब कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कोई क्या कि √4 को कैसे करेंगे? √4 को नहीं करना है, √4 एक परिमेय संख्या है। √4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। 4 का वर्गमूल 2, तो √4 को थोड़ी सिद्ध करना होता है। √5 को करना है, √7 को करना है, √11 को करना है। समझ गए बात को? √8 को भी करना है, तो √8 को करने का अलग प्रोसेस है, वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। इस बात को समझ गए? कोई दिक्कत? √11 को करना है तो इसी तरह से करेंगे, √13 को इसी तरह से करेंगे। समझ गए? √12 को करना है तो फिर उसका दूसरा तरीका है। समझ गए? वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगर इसको भी लिखना है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।